चैप्टर नंबर 1 है। तो हेलो एमएमटी के बंदो, यह कहानी झूरी के दो बैलों की है, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे एक साथ खाते सोते। झूरी भी इनके खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। वह भी इन दो बैलों से बहुत प्यार करता था। वह कभी भी इन बैलों को मारता पीटता नहीं था, इसलिए यह बैल भी झूरी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन झूरी की पत्नी का भाई, जिसका नाम गया है, वह झूरी के पास आया और दोनों बैलों को साथ ले जाने लगा। दोनों बैल हीरा और मोती सोच में पड़ गए कि हमें कहाँ ले जा रहा है। कहीं झूरी मालिक ने हमें बेच तो नहीं दिया ना। इसलिए हीरा और मोती रास्ते में उस गया को बहुत ज्यादा तंग किया। हीरा लेफ्ट भागता तो मोती राइट भागता। किसी तरह गया हीरा और मोती को अपने घर लेकर पहुंचा और उनके सामने खाने के लिए कुछ सूखा भूसा डाल दिया। हीरा और मोती ने उस भूसा को छुआ तक नहीं। जब रात हुआ तो दोनों बैलों ने वहां से भागकर झूरी का घर जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग गया। झूरी सुबह उठकर देखा तो सब कुछ समझ गया। वह हीरा और मोती को प्यार करने लगा। तभी झूरी की पत्नी आई और वह जल गई। मेरा मतलब वह बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। इन बैलों को खाना नहीं देना है। अरे ये दोनों इसलिए भागे होंगे क्योंकि गया इनको सही से खाना नहीं देता होगा। अगले दिन गया फिर आया और हीरा और मोती को बैलगाड़ी में ले जाने लगा। मोती ने सोचा कि गाड़ी को गड्ढा में गिरा देना चाहिए, पर हीरा समझदार था। वह मोती को समझा लिया। गया हीरा मोती को जैसे तैसे करके अपना घर ले पहुंचा। अब गया इनसे बहुत सख्त काम करवाना शुरू कर दिया। वह उनसे दिन भर हल जोतवाता और जब तब मन करता तो तब तब हीरा और मोती को मार देता। हीरा और मोती लाचार होकर एक दूसरे को देखते और अपना दुख प्रकट करते। हीरा, कब तक ऐसा चलेगा? हम दिन भर इतनी मेहनत करते हैं तो हमें अच्छा खाना मिलना चाहिए कम से कम, पर ये गया हमें मारता है। हिम्मत रखो हीरा, सब ठीक हो जाएगा। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वह लड़की रात को दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाती थी। दोनों बैल इसके प्यार के सामने अपना अपमान मार सारा कुछ भूल जाते थे। एक दिन हीरा और मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तभी वह लड़की आ जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं इस रस्सी को खोल देती हूँ। दोनों वहां से भाग निकले। जब गया को यह पता चला तो वह भी उनके पीछे पीछे भागा, पर पकड़ ना पाया। अब वो दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला तो दोनों ने मिलकर सामना किया और उस सांड को हरा दिया। वे दोनों बहुत खुश थे। मजा आ गया हीरा, बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। थोड़ी दूर में उन्हें एक मटर का खेत दिखाई दिया। वे उस मटर का खेत में खाने चले गए। थोड़ी देर में ही खेत के रखवाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं और कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस में और भी अन्य जानवर थे। यहाँ आकर फंस गए यार। दोनों ने सोचा दीवार तोड़ देते हैं और थोड़ी देर में वे दीवार तोड़ भी देते हैं। सबसे पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे, फिर बकरियां। मोती रस्सी से बंधा हुआ था, इसलिए वो दोनों ही भाग नहीं पाए। जब मोती बंधा था तो हीरा कैसे भागेगा? कल सुबह हीरा और मोती को नीलाम कर दिया गया और उन्हें एक व्यापारी को बेच दिया गया। वह व्यापारी उन दोनों को अपने गांव की ओर ले जाने लगा। भूख से और मार खाने से बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन एकदम से उन्हें वह रास्ता जाना पहचाना सा लगने लगा। ना जाने उन दोनों में कहां से दम आ गया और वे दोनों भाग कर झूरी के पास आ गए। हीरा और मोती को देखकर झूरी को बहुत ज्यादा ही खुशी हुई। आ गए तुम दोनों। तभी वह व्यापारी भी आ गया तो मोती ने उस व्यापारी को मार के भगा दिया। झूरी की पत्नी भी दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। अब सब कुछ हैप्पी एंडिंग हो गया। यह कहानी लहासा की ओर के लेखक राहुल सांकंतिया की है, जो अपनी पहली तिब्बत यात्रा के बारे में बताते हैं।
जो उन्होंने 1929 से 1930 के बीच नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीय को तिब्बत जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए राहुल जी भिखारी का वेश बना कर गए थे। उस समय तिब्बत जाने का यह एक ही रास्ता था जिससे नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग बिजनेस के लिए जाया करते थे। तिब्बत में छुआछूत जाति पाति का सवाल ही नहीं उठता और वहाँ की औरतें पर्दा यानी घूंघट भी नहीं डालती थी। भिखमंगे चोरी कर लेंगे इसलिए लोग भिखमंगों को घर घुसने नहीं देते थे, नहीं तो बिना जान पहचान के भी आप घर में जा सकते थे और अपनी झोली में से चाय दे सकते थे। घर की बहू या फिर सास उसे आपके लिए पका देगी। अब हम तिब्बत जाने वाले हैं। ब्लॉग स्टार्ट करो MMT। हमें थोडला जाना था। थोडला एक जगह का नाम है। थोडला जाने से पहले हमें कई गांव मिले, लेकिन हम लोग इतने सारे गांव के आखिरी गांव में पहुंच गए थे जहां हमें हमारा दोस्त सुमति मिला। हम भिखारी के वेश में थे तो हमारा दोस्त भी तो भिखारी का वेश में ही होगा। सुमति तिब्बत जा रहे हैं, रहने का कोई जगह टेंशन मत लो, यहाँ मेरे बहुत जान पहचान के हैं। हम सब भिखारी के वेश में थे इसलिए हमें रहने के लिए अच्छा जगह मिल गया। हाँ, एक चीज और, 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे और उस समय हमें रहने के लिए अच्छा जगह नहीं मिली थी क्योंकि हम भिखारी नहीं भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन हमें डाटा टोडला पार करना था। यह तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है क्योंकि यह 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी, जिसके कारण इसके अगल बगल कोई गांव नहीं था। नदी और पहाड़ के कारण दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छा जगह है। बहुत डर लग रहा है यार, क्या बोल रहा है, हम भिखारी के वेश में हैं, कोई क्या मर्डर चोरी करेगा हम लोगों का। तिब्बत में खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, पर यहाँ खून हो जाए तो क्या सजा मिलेगी। सरकार भी पुलिस खुफिया विभाग पर खर्चा नहीं करती थी क्योंकि यहाँ गवाही नहीं मिलेगी जो गवाही दे सके कि खून किसने किया था। सही है भाई, जब कोई गवाही देने के लिए नहीं होगा तो पुलिस करेगी भी क्या। लेकिन संभल कर चलना, हम इतने ऊंचे पर हैं कहीं गिर ना जाएं। हम आगे चलने लगे। हमें अभी 16-17 मील और जाना था। हमारा पीठ पर बहुत ज्यादा सामान लदा हुआ था। हम जाते तो कैसे जाते। यहाँ से लड़खोर की चढ़ाई के लिए 2 घोड़े ले लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और बैठ भी लेंगे। अब हम घोड़े से चलने लगे थे। बहुत दूर आगे चल गए। जब उतरने का पारी आया तो मैं लेफ्ट गया और 1.5 मील आगे चल दिया। गांव वालों से पूछने पर पता चला कि लड़खोर का रास्ता राइट साइड वाला था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा दोस्त सुमति बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अभी तक 3 बार चाय गर्म कर चुका हूँ, जल्दी आ गया नहीं तो और देर लग जाता। सुमति को जितना जल्दी गुस्सा आता था वह उतना ही जल्दी शांत हो जाता था। हम लड़खोर पहुँचे और हम अच्छे जगह रुके जहाँ हमारे बहुत जान पहचान वाले थे। पहले हम चाय सत्तू खाएं और रात होने पर नूडल्स खाएं। अब हम डिडरी मैदान में थे। सामने एक पहाड़ी दिखाई देती थी जिसका नाम डिडरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत जान पहचान वाले थे और वे जाकर उनसे मिलना चाहते थे। अभी मत जाओ सुमति, लहासा पहुंचते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरदारों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में था। कुछ जागीरदार खेती अपने से करते थे और इस खेती का देखभाल करने के लिए एक भिक्षु रखते थे और यह भिक्षु जागीरदारों के लिए राजा के जैसा था। शेखर की खेती का भिक्षु नाम से बहुत बड़ा भद्र पुरुष थे। वे मुझसे बहुत प्रेम से मिले। कैसे हो राहुल? वहाँ एक मंदिर था जहाँ बुद्ध जी के किताब रखे हुए थे। मैं पढ़ने लगा। सुमिति अब वहाँ से जा चुका था क्योंकि हम लहासा पहुँच चुके थे। तो दोस्तों, यहाँ पर यह चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। उपभोक्ता की संस्कृति कहानी में लेखक बताते हैं कि लोग कोई भी सामान खरीद लेते हैं सिर्फ अच्छा विज्ञापन यानी ऐड देखकर। लोग यह नहीं देखते कि सामान अच्छा है
या खराब है, मेरे काम का है या फिर नहीं है। मैंने 10,000 में नया ड्रेस लिया है, कैसा है? बहुत अच्छा है यार, मैं तो कभी नहीं खरीद पाऊंगी ऐसा ड्रेस। लोग जरूरत के सामान खरीदने की जगह दिखावे की चीजें खरीदते हैं। मैं लेखक श्यामा चरण दुबे, मैं अपने से यह कहानी बताऊंगा। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। दिखावे की चीजों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीत तोड़ कोशिश कर रहा है। एग्जाम्पल चाहिए ना? देखिए, हम हर रोज टूथपेस्ट यूज करते हैं। एक नॉर्मल टूथपेस्ट से भी काम चल जाता, लेकिन बाजार में क्या क्या है? यह टूथपेस्ट आपके दांतों को मोती जैसा चमकाता है, यह खरीदिए। यह टूथपेस्ट आपके मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह खरीदिए। यह टूथपेस्ट आपके मसूड़ों को मजबूत करता है, यह खरीदिए। यह सभी कीटाणुओं से लड़ता है। इसके टूथपेस्ट में नमक है, इसके टूथपेस्ट में हल्दी है, इसके में जीरा है, यह नेचुरल है और इस टूथपेस्ट को डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया गया है। टूथपेस्ट खरीदने आई हूँ, सब्जी नहीं। टूथपेस्ट के बाद अब अच्छा ब्रश भी तो चाहिए, अच्छा दिखने वाला, रंग अच्छा होना चाहिए, कोनों कोनों तक कीटाणुओं की सफाया भी तो करना चाहिए। इसी तरह सामान खरीदने की लिस्ट और भी लंबी हो जाती है। इतने चीजों को खरीदने में ही काफी ज्यादा पैसा लग जाता है, क्योंकि लोग ब्रांडेड वाला चीज ही तो खरीदेंगे ना। ये तो हो गई टूथब्रश और टूथपेस्ट की कहानी। अब आते हैं मेकअप के ऊपर। मेकअप के ऊपर अब मजा आएगा ना बेड़ो। सबसे बड़ा मार्केट तो मेकअप के सामानों का ही है। हर महीने नई नई चीजें आ जाती है। चलो बाजार चलते हैं। भैया एक साबुन दीजिए। रुको रुको, ये लो, इसमें नहाने के बाद थोड़ी थोड़ी खुशबू आएगी। इससे बहुत ज्यादा खुशबू आएगी। ये दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, यह पसीना को हटाता है और ये साबुन ना जर्म्स को हटाता है। इतना नहीं, अभी रुकिए, अभी और भी है। यह साबुन से आलिया भट्ट नहाती है, इससे दीपिका पादुकोण नहाई है, इससे कृति सेनन नहाती है। क्या लेना है आपको? हम लोग इतने में नहीं रुकते। हमारे ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के मेकअप के सामान पड़े होते हैं। इतना सब कुछ रहने से इज्जत मिलता है, समाज में हमारी हैसियत का पता चलता है कि हम कितना अमीर है। सब लोग ऐसे ही सोचते हैं, तभी तो 30-30 हजार के मेकअप के सामान रखे होते हैं ऐसे दिखावे के लिए। यह सब को छोड़िए, सबसे शर्म की बात यह है कि 400-500 में अच्छी घड़ी मिल जाती है, पर लोग अपना हैसियत दिखाने के लिए 50-60 हजार की घड़ी पहनते हैं। इतने में नहीं, कोई तो 1-1.5 लाख की भी घड़ी पहन लेते हैं। ए भाई श्याम चरण, ये देखो 5 लाख वाली घड़ी मैंने 4 लाख की ली है, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा था। कैसा है बताओ ना? मेरा तो 200 का है, लेकिन टाइम अच्छा से बता देता है। अबे, इससे पता चलता है कि आई एम रिच किड। अच्छा, ये सब को छोड़िए। लोगों को कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं होती, फिर भी लोग लाखों के कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिखावे के लिए, क्योंकि मेरा पास लैपटॉप है। अब आते हैं खाने के ऊपर। लोग दिखावे के लिए 5 स्टार होटल यानी 5 सितारे के होटल में खाते हैं। क्या चाहिए सर आपको? आपको होटल में सबसे सस्ता क्या है? सर हमारे यहाँ पानी सबसे सस्ता है, सिर्फ 99 रुपीज में की। अब तो लोग 5 स्टार होटल में शादी पार्टी भी करने लग गए हैं। 5 स्टार होटल को भी छोड़िए, अब तो 5 स्टार हॉस्पिटल भी आ गया है, 5 स्टार स्कूल भी आ गया है। हो सकता है कुछ ही महीनों में 5 स्टार कॉलेज भी आ जाए। नहीं, चिंता मत कीजिए, ये सभी भारत में नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में भारत में भी आ जाए। बहुत आदमी तो सिर्फ ऐड देखकर ही सामान खरीद लेते हैं। अच्छा एड्स, बड़े हीरो हीरोइन, मतलब अच्छा सामान समझ लेते हैं। हमारी क्वालिटी आलू के चिप्स या कोल्ड ड्रिंक खाने पीने से बिल्कुल नहीं बढ़ती है। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, पर वे कूड़ा खाने के ही सामान हैं।
जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। पूरी दुनिया अपना हेल्थ खराब कर रही है। यह सब हमारी सामाजिक नींव को ही हिला कर रख दी है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए। यह एक बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों समझ गए ना, लेखक बोल रहे हैं कि एड्स देखकर कोई भी सामान को सही या गलत मत बोलो, सिर्फ जरूरत की सामान खरीदो, दिखावे पर मत जाओ। तो आज हम देखने वाले हैं सांवले सपनों की याद, जिनको जाबिर हुसैन ने लिखा है। यह संस्मरण पक्षी प्रेमी सालिम अली की है, जिनकी मृत्यु थोड़े दिनों पहले ही हुई है। संस्मरण मतलब होता है कोई भी कहानी उस व्यक्ति की याद में लिखा गया हो। तो यह कहानी सालिम अली की याद में लिखा गया है। तो दोस्तों इस पाठ में सालिम अली के खुले स्वभाव की बात की गई है और बताया गया है कि सालिम अली कैसे पक्षी प्रेमी बने। सालिम अली को पक्षियों से बहुत प्रेम था। वे पक्षियों की बहुत मदद भी करते थे। अब लेखक जाबिर हुसैन श्री कृष्ण की बात बताते हैं। मुझे पता नहीं कि कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, कब छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाव में आराम किए थे, कब दिल की धड़कनों को तेज करने वाले अंदाज में बांसुरी बजाए थे। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी नगरी संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन आज भी कोई वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे सब कुछ याद दिलाती है। वृंदावन कभी कृष्ण की जादुई बांसुरी से खाली हुआ है क्या? यह तो हो गई श्री कृष्ण भगवान की बात। अब आते हैं मेरे मित्र सलीम अली पर। थोड़े ही दिनों में वे 100 साल के होने वाले थे। मुझे लगता है कि इतनी यात्राओं के थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया है और ये भी हो सकता है कि उनकी कैंसर की बीमारी उनकी मौत के कारण बनी हो। अब तो वह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों की वह रोशनी छीनने में असफल हुई जो पक्षियों की तलाश करती थी। मेरा मतलब है वे मौत के पहले तक पक्षियों की तलाश करते थे और उनकी मदद करते थे। सलीम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। इनका मतलब है वे सभी पंछियों से अपने आसपास इकट्ठा करके रखते थे और उन सब पंछियों को खाना पीना देते थे। यह दुनिया उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से अपने लिए बनाई थी। इसको बनाने में उनकी पत्नी तहमीना ने उनकी काफी मदद की थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी दोस्त हुआ करती थी और आज पत्नी। एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा की झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले थे। और सलीम अली, आओ बैठो, कैसे हो? प्रधानमंत्री साहब, साइलेंट वैली में बहुत गर्म रेगिस्तानी हवा आता है, जिससे वहाँ रहने वाले पशु पक्षी मर रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। अच्छा, मैं जरूर कुछ करूँगा इसके लिए, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। नेचर के इस खतरा को सलीम अली ने उनके सामने ऐसे रखा कि चौधरी साहब की आंखें नम हो गई और या फिर सुलझ भी गया। भाई लोग, आज सलीम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं है। पता नहीं कौन बचा है जो पक्षियों का ख्याल रखेगा, कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा करेगा। पता नहीं अब कौन बचा है। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा, बोले तो ऑटोबायोग्राफी, खुद लिखे थे, जिनका नाम था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मैं यह क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, D.H. लॉरेंस जो कि एक पक्षी प्रेमी थे, वो भी पक्षी प्रेमी थे, उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से रिक्वेस्ट किया गया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। मैम, आप अपने पति D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ लिखें। वे चाहती तो बहुत कुछ लिख सकती थी, पर उन्होंने क्या कहा ये भी सुनते हैं। मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे हाथ ही नहीं चलेंगे उनके शब्द लिखने के लिए।
लेकिन मुझे लगता है कि जो छत पर बैठी हुई गौरैया है वो लॉरेंस के बारे में सारी बात जानती है, मुझसे भी ज्यादा जानती है, क्योंकि डीएस लॉरेंस इतने महान थे, वो इतने पक्षी प्रेमी थे। साली माली को पक्षी से प्रेम कैसे हुआ? वे बचपन में एक दिन अपनी बंदूक से एक गौरैया को गलती से घायल कर दिए थे। तब से वह ऐसी पक्षियों को ढूंढकर उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज की चैप्टर को हमने देख लिया। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। ईयर 1857 में कई लड़ाइयां हुई अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए। तो उन्हीं में से एक नेता थे धुंधुपत नाना साहेब, जो देश को आजाद कराने के लिए लड़ते थे। लेकिन नाना साहेब कानपुर में असफल होने पर वह वहां से भागने लगे और जल्दबाजी में अपनी बेटी मैना को साथ ना ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। नाना साहेब के भाग जाने पर अंग्रेजों ने नाना साहेब का राजमहल लूट लिया। महल लूटने के बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहेब का महल भस्म कर देने का सोचा। तभी महल के बरामदे में एक बहुत सुंदर लड़की आ गई। अरे, अचानक से यह लड़की कैसे आ गई? अभी महल लूट रहे थे तब तो यहाँ नहीं था कोई। उस लड़की ने बरामदे में खड़ा होकर बोली, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे? क्यों, तुम्हारा इससे क्या उद्देश्य या क्या फायदा है? आप ही बताइए कि यह मकान गिराने सबका क्या उद्देश्य है? यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहेब का महल था। अंग्रेजी सरकार ने इसे गिरा देने का ऑर्डर दिया है। आपके खिलाफ जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस मकान ने क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने बहुत दुखी होकर बोला, माफ करना बेटी, पर मैं अंग्रेजों के कहने पर मुझे यह मकान गिराना ही होगा। तभी यह बालिका अपना पहचान बताते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी बेटी मेरी में और मैं दोनों अच्छे दोस्त थे। कई साल पहले मेरी यहाँ आती थी और वह भी मुझे बहुत चाहती थी। उस समय आप भी यहाँ आते थे और अपनी बेटी के जैसे मुझे भी प्यार करते थे। मुझे लगता है कि आप यह सब भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसकी एक चिट्ठी अभी भी मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे, यह तो नाना साहब की बेटी मैना है। हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी बेटी मैरी की दोस्त हो, पर मैं जिस सरकार का गुलाम हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। उसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहाँ आ पहुँचे और गुस्सा होकर सेनापति से बोले, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बचाया जा सकता है? गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। वैसे भी नाना साहेब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। तो गवर्नर जनरल को इस पर जरूर बोलना चाहिए। अरे, आप ऐसे क्यों चाहते हैं कि हम इस महल को ना तोड़ें और इस लड़की मैना को गिरफ्तार भी ना करें? सेनापति है दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल पूरी चारों तरफ से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज अंदर घुसे और मैना को वहां ढूंढने लगे, पर मैना वहां थी ही नहीं। इसके बाद नाना साहेब के महल को गिरा दिया गया। उसी समय लंदन के फेमस न्यूज़पेपर टाइम्स में 6 सितंबर को एक लेख आया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस नाना साहब को पकड़ नहीं पाई, जिस पर अंग्रेजों का इतना क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में खून रहेगा तब तक कानपुर में मरे हुए अंग्रेजों का बदला लेना हम नहीं भूलेंगे। उसी दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लाइन्स में सेनापति हे पर हंसी उड़ाई गई, क्योंकि हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात कही थी। यह कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेजों को मारा उसकी बेटी को माफ करने के लिए कह रहा है ये हे। हमारे हिसाब से नाना की बेटी या कोई भी उसके रिश्तेदार मिले तो उसे फांसी पर लटका देना चाहिए।
उसी शाम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, मतलब पत्र आया। लंदन के मंत्रिमंडल का यह कहना है कि नाना साहब की हर एक चीज को भस्म कर दिया जाए और इस आज्ञा के विरुद्ध कोई भी नहीं जा सकता। उसी साल 1857 के सितंबर महीने की रात को उसी गिरा हुआ मकान के पास देवी मैना बैठकर रो रही थी। अरे देखो कोई रो रहा है, चलो चलते हैं। इसके बाद जनरल आउटरम भी वहां आ गए। अरे ये तो नाना साहब की बेटी मैना है। अंग्रेजी सरकार का आज्ञा है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मुझे कुछ समय दीजिए कि मैं यहाँ बैठकर रो लूं। नहीं नहीं नहीं, इसको हथकड़ी लगा लिया जाए और उस आग में फेंक दिया जाए। मैं तो जल रही हूँ। हमारा भारत देश ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है दोस्तों, बहुत लोग आजादी के लिए अपना जान दिया है। देवी मैना को जलाकर मार दिया गया। बहुत दुख हुआ यार, हम इसको कभी नहीं भूलेंगे। हम सब एक अच्छा देशभक्त बन के दिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं प्रेमचंद के फटे जूते, जिसको हरिशंकर परसाई जी ने लिखे हैं। तो देर किस बात की, आज की कहानी सुनो मेरी जुबानी। ओह चलो बैठ जाते हैं। सबसे पहले तभी हरिशंकर परसाई जी एक फोटो निकालते हैं। मेरे सामने एक फोटो है, देख रहे हो ना? यह फोटो मशहूर लेखक प्रेमचंद की है। बहुत दिनों पहले अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाए थे। सिर पर टोपी है, कुर्ता और धोती भी पहने हैं, चेहरे पर घने मूंछ भी है, जूते भी पहने हैं। राइट पैर का जूता तो ठीक है, मगर ये क्या, लेफ्ट पैर का जूता में बड़ा छेद हो गया है, जिससे उंगली बाहर निकल कर आई है। इनकी आंखें प्रेमचंद के फटे जूते पर अटक सी गई। मैं सोच रहा हूँ कि फोटो खिंचाने की अगर यह ड्रेस है तो पहनने की कैसे ड्रेस रही होगी। नहीं 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 नहीं, इस आदमी के अलग अलग ड्रेस नहीं हो सकती। इनका अस्तित्व जैसा है वैसे ही फोटो में दिखाई पड़ रहा है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और इससे उंगलियां बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा अधिक नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? फिर भी तुम्हारा चेहरा कितना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है प्रेमचंद। मुझे लगता है फोटोग्राफर ने आपको रेडी प्लीज कहा होगा, तब तुम नियम के अनुसार मुस्कुराने की कोशिश की होगी। मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। यह अधूरी मुस्कान मुस्कान नहीं है, यह उपहास है। यह प्रेमचंद जी मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे लोगों को जो दिखावे अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं। यदि फोटो ही खिंचाना था प्रेमचंद भाई तो ठीक जूते पहन लेता या फिर ना खिंचाता। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता? शायद पति ने नहीं बोली होगी। चलिए ना एक फोटो खिंचाते हैं। एक फोटो हम लोग का रहना चाहिए घर में। बाद में चलेंगे, तुम भी ना। नहीं नहीं नहीं, अभी चलिए प्लीज प्लीज, अभी चलिए। अच्छा चल भाई। मैं तुम्हारी यह फोटो देखते देखते तुम्हारा दुख महसूस करके रोना चाहता हूँ, पर तुम्हारी आंखें और मुस्कान जो मजाक उड़ा रही है दिखावे करने वाले लोगों का, तो मैं एकदम से रुक जाता हूँ। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। यदि समझते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो आजकल कोट मांग लेते हैं और मोटरसाइकिल मांगकर बारात निकाल लेते हैं। या छोड़ो, फोटो खिंचाने के लिए लोग तो बीबी भी उधार मांग लेते हैं और तुमसे एक जूता ना मांगा गया। लोग तो परफ्यूम चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं, जैसे कि फोटो में ही खुशबू आ जाएगा। टोपी और जूता लोगों का सम्मान होता है। वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है यार। यूं ऊपर से तो अच्छा दिख रहा है, तुम्हारे जैसे अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तलवा फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और बहुत सा खून भी निकल जाता है। मेरी अंगुली दिखाई नहीं देती और नीचे से फट गया है, और तुम्हारी अंगुली दिखाई देती और नीचे से ठीक है।
अंग्रेजों के समय लेखक लोग गरीब हुआ करते थे क्योंकि अंग्रेज इन सब को इज्जत नहीं देते थे जिससे ये पैसा कमा सके। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, नहीं तो तुम फटा जूता छिपा कर रखते और आजकल हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। लेखक का कहना है लोगों की स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो पर वे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर निकलते हैं जिससे उनको इज्जत मिल सके। मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ कि यह कैसे फट गया। क्या तुम बहुत चक्कर काटते हो? क्या बनिए के पैसे वापस मांगने से बचने के लिए तुम मील 2 मील चक्कर लगाकर घर वापस जाते हो? नहीं 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 नहीं, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है मेरे जैसा। मुझे लगता है कि तुम किसी बड़ी चीज को बहुत जोर जोर से ठोकर मार रहे हो और अपना जूता फाड़ लिए। लेखक का कहने का यह मतलब है कि प्रेमचंद जी अपने लिखी हुई कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, बड़े बड़े ठोकर मतलब उनकी कहानी से। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लग रही है। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो ना, जो आज अपनी उंगली तो छिपाए हुए हैं पर अपना तलवा घिसाए हुए चल रहे हैं। लेखक का कहना है कि तुम जिस तरह हो उसी तरह रहो, दिखावा बिल्कुल भी मत करो। स्थिति बिल्कुल भी खराब है, मतलब नीचे से तलवा फटा हुआ है और ऊपर हम मस्त कपड़े पहन के चल रहे हैं, उंगलियां बाहर नहीं निकली हुई, इसका मतलब यही है। मैं समझता हूँ, तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ प्रेमचंद, एक महान लेखक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं मेरे बचपन के दिन। तुम्हारा नहीं, मेरे बचपन का दिन। बहुत तेज है महादेवी वर्मा जी इस चैप्टर के लेखिका। मैं यह कहानी अपने बचपन के उन दिनों को याद करके लिखी हूँ जब मैं विद्यालय में पढ़ती थी। मेरे परिवार में 200 वर्षों तक कोई भी लड़की नहीं थी क्योंकि लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेकिन मेरे दादा और पापा समझदार थे। मेरे दादाजी ने दुर्गा माँ का पूजा की तब मेरा जन्म हुआ। जब इसका जन्म हुआ तब से हम लोग इसका बहुत खातिरदारी करते थे। वह सब इसको नहीं सहना पड़ा जो बाकी लड़कियों को सहना पड़ा था। परिवार में दादाजी उर्दू और फारसी जानते थे और मेरे पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरे पापा मम्मी की शादी हुई और माँ जबलपुर आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। मेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती थी। इन्होंने मुझे पंचतंत्र पढ़ना सिखाई। मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं। बेटा महादेवी, तुम भी मेरे जैसा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख लेती हो? दादाजी, मेरे बस की बात नहीं है उर्दू फारसी सीखना, मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी माँ ने मुझे सबसे पहले मिशन स्कूल में एडमिशन करवा दी। मिशन स्कूल के वातावरण दूसरा ही था। मेरा मन वहाँ बिल्कुल भी नहीं लगा। वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया, रोने धोने लगी। तब मेरी माँ ने मुझे क्रॉथ वेस्ट गर्ल्स हाई स्कूल में भेजी जहाँ मेरा 5 क्लास में एडमिशन हुआ। यहाँ वातावरण बहुत ही अच्छा था। हिंदू लड़कियाँ भी थी और ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का मेस एक था। इस मेस में प्याज तक नहीं डाला जाता था। हम लोगों को हॉस्टल के एक रूम में 4 लड़कियां रहती थी। मेरी एक दोस्त बनी है जिसका नाम सुभद्रा कुमारी है। कैसे दोस्त बनी बताऊंगी। ये मुझसे 2 साल सीनियर है, यानी सुभद्रा 7 क्लास में है। ये कविता बहुत अच्छा लिखती है, तो जैसे जैसे बड़े लोग करेंगे वैसे वैसे बच्चे भी करेंगे ना, तो मैं भी कविता लिखने लगी। सुभद्रा जी मुझसे बड़ी थी, उनको खराब ना लग जाए इसलिए मैं छिप छिपा कर कविता लिखती थी। ऊपर से लिखने में एक्सपर्ट थी ना, और मैं नहीं थी। इन्होंने एक दिन मुझसे कही, महादेवी, क्या तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर डर कर कहा, नहीं। सुभद्रा जी मेरे डेस्क की किताबें तलाश करने लगी और उसमें बहुत सारी कविता भी उनको मिल गई। तो इन्होंने मुझे और मेरी कविता को लेकर पूरे हॉस्टल में दिखालाई। देखो महादेवी कविता लिखती है, देखो देखो हॉस्टल वाले देखो। इसके बाद हम लोग दोस्त हो गए। तो देखे मैं और सुभद्रा कैसे दोस्त बने। एक पत्रिका छपती है जिसका नाम स्त्री दर्पण है।
उसी में हम लोग अपना कविता भेजते हैं और मजे की बात यह है कि यह कविता छप भी जाती है। अभी गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हो गया है, जहाँ तहाँ हिंदी का प्रचार हो रहा है और कवि सम्मेलन भी होने लगे। तो हमारे कॉलेज ग्रोथ फेस्ट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम भी कविता सुनाते थे। कब हमारा नाम पुकारा जाए इसके चलते हम लोग बेचैनी से डरे डरे इंतजार करके दूसरे का कविता सुनते थे। लोन मत समझिएगा, मुझे हमेशा प्रथम पुरस्कार ही मिलता है, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे मुझे अभी तक। एक दिन मुझे एक कविता सुनाने पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बहुत सुंदर था वह। उस दिन सुभद्रा कविता सुनाने नहीं गई थी तो मैंने सुभद्रा से कहा, देखो यह मिला है मुझे, ठीक है अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में ही खिलाना। जरूर जरूर, क्यों नहीं सुभद्रा। इसके बाद आनंद भवन में बापूजी आए यानी गांधी जी आए। हम लोग अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक या दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो उस पैसा को उन्हें दे देते थे। जब मैं बापू के पास आई तो अपनी चांदी की कटोरी भी साथ लेते आई और बापू को दिखाई। बापू कविता सुनाने पर मुझे यह चांदी का कटोरा मिला है। अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनको दे दिया, फिर वे बोले, क्या तुम मुझे यह कटोरा दे दोगी? तब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर वे कहते कविता क्या था वो भी सुनाओ, पर कविता सुनाने को उन्होंने कहे ही नहीं। जब मैं सुभद्रा जी से कही कटोरा तो चला गया और जाओ दिखाने, देखो भाई फिर तो तुमको खिलानी ही पड़ेगी, अब तुम चाहे पीतल के कटोरे में खिलाओ चाहे फूल की कटोरी में। सुभद्रा जी कॉलेज छोड़कर चले गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुनिसा मेरे कमरे में आई। यह मेरा बहुत काम कर देती है, जैसे डेस्क मेरा साफ करना, किताबें सरियाना। इस तरह मुझे कुछ टाइम मिल जाता है और मैं इस टाइम में कविता लिखती हूँ। जुबैन, अरे ये जुबनिसा मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती है, तो हमारे टीचर जीतन बेगम इसका मजाक उड़ाती थी। वाह, देसी कौवा मराठी बोले। नहीं मैडम, यह मराठी कौवा मराठी ही बोलती है। तब मैं विद्यापीठ आ गई। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ एक नवाब रहते हैं, अब उनकी नवाबी छीन चुकी है। बेगम साहिबा हमको कहती थी, तुम हमको ताई कहो महादेवी। इनके बच्चे मेरी माँ को चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन इनके घर में मनाए जाते थे और इनके जन्मदिन मेरे घर में मनाए जाते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सब सपना है, सपना था, आज वह सब खो गया है। इनका कहने का मतलब है कि आज लोग हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रहते और उस समय महादेवी एक साथ दोनों रहते थे, एक साथ बर्थडे मनाते थे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कुत्ता और एक मैना, जिसको मैंने लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मन में एक चीज आया, ये शांति निकेतन को छोड़कर कहीं दूसरे जगह चलते हैं। हो सकता है इनकी स्वास्थ्य अच्छी ना हो, इसलिए ये दूसरे जगह जाना चाहते हो। लेकिन गुरुदेव कहाँ जाइएगा? श्री निकेतन के पुराने 3 तल्ला मकान में कुछ दिन रहेंगे। इस 3 तल्ला मकान पर चढ़ने के लिए लोहे के चक्करदार सीढ़ियां थी और बूढ़े कमजोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के लिए उस पर चढ़ पाना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ उनसे मिलने जाऊं। तो मैं अपने बाल बच्चों के साथ उनसे मिलने आ पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था मैं। गुरुदेव बड़े आनंद से अकेले यहाँ रहते थे। भीड़ भाड़ भी उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में था। जब हम लोग ऊपर पहुंचे तो गुरुदेव कुर्सी पर बैठकर डूबता हुआ सूरज को देख रहे थे। हम लोगों को देखकर वे मुस्कुराए, बच्चों से थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे, फिर वे चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता ऊपर आया और उनके पास बैठ गया। तब गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह यह प्यार भरा स्नेह को अनुभव करने लगा। तभी गुरुदेव बोले, देखा तुमने, यह यहाँ आ गया। इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ? आश्चर्य है। हम लोग इस कुत्ते को आनंद से देखने लगे।
किसी ने उसे रास्ता नहीं दिखाई थी। इस कुत्ते को नजर में रखकर गुरुदेव ने एक बांग्ला पत्रिका आरोग्य में एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन सुबह यह भक्त कुत्ता इसी तरह मेरे पास तब तक बैठा रहता है जब तक मैं अपने हाथों से इसे प्यार न दे दूं। इतनी सी प्रेम पाकर यह आनंद में डूब जाता है। एक दिन की बात है, गुरुदेव की मृत्यु के बाद उनके चिता भस्म को कलकत्ता से आश्रम ले जाया गया। उसी समय पता नहीं यह कुत्ता भी वहां आ पहुंचा और हमारे साथ आश्रम से गुरुदेव के घर तक चला गया। वह उस कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों में शांति निकेतन में नया था। उन दिनों गुरुदेव से उतना मित्रता नहीं था। गुरुदेव सुबह सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। उनके साथ मैं और एक अध्यापक महाशय भी थे। गुरुदेव अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे और मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। अच्छा साहेब, आजकल ये कौओं को क्या हो गया? इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। ना ही इन्हें कुछ खबर थी और ना ही मुझे लगता था कौआ तो सब जगह रहने वाला पंछी है। फिर एक सप्ताह के बाद सारे कौए वापस दिखाई देने लगे। एक दूसरी सुबह मैं गुरुदेव के साथ था। उसी समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। देखते हो, लगता है अपने ग्रुप से बाहर हो गई है। रोज यहीं आकर फुदकती है। मुझे इसकी चाल से करुण भाव प्यार दिखाई देता है। मुझे लगता था कि मैना करुण भाव दिखाने वाले पक्षी ही नहीं है। मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ मैंने एक जगह खाली रखी है। वहाँ हर साल मैना अपना घर बना लेती है। मैं उसमें ईंटें भी डाल देता हूँ, फिर भी वे बचे हुए जगह पर अपना घर बना लेती है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर वह मुझे लगता है कि वे इस तरह बातें करते होंगे। ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? ओह बेचारे, आ गए तो रहने दो, क्या कर लेंगे हमारा। लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि ये हमारा प्राइवेट घर है। आदमी जो है इतनी अकल कहाँ। अच्छा, जाने भी दीजिए। तो और क्या, इस प्रकार मैना दयावान हो सकती है मुझे पता ही नहीं था। गुरुदेव ने उस मैना को नजर में रखकर एक कविता लिखी थी। उस मैना को क्या हो गया या सोचता हूँ, क्यों वह अपने झुंड से अलग होकर रहती है। पहले दिन मैंने देखा सेमर पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में। जान पड़ता है कि एक पैर से लंगड़ा रही हो। समाज के किस दंड पर उसे अपने झुंड से निकलना पड़ा। जब मैं यह कविता पढ़ता हूँ तब मैं इस मैना के करुण भाव प्यार को साफ से देख पाता हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा यह चैप्टर और स्टोरी नीचे कमेंट करके बताइए, और साथ में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, और हाँ, अगल बगल जो वीडियो है उसको देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और क्या, मेक मी टैलेंटेड बन दो। जय हिंद।